तो बेटा आज हम करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि वो मीडियम, वो साधन जिसके द्वारा हम अपने नेटवर्क में डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं। इंट्रोडक्शन। The network is all about transmitting the data from a source node to some destination node. This transmission involves encoding of data in the form of some signals and then sending those signals through a transmission medium. For example, electric current can be used to transfer data across a wire, or radio wave can be used to carry data through the air. मतलब ये है कि जो नेटवर्किंग है वो सारी की सारी हमारे डाटा को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी नेटवर्किंग के अंडर आएगी। और इस ट्रांसमिशन के लिए जो हमें डाटा की एनकोडिंग करनी पड़ेगी, डाटा की जो एनकोडिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जो सिग्नल को हमें सेंड करना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज हमें इस नेटवर्किंग के अंदर देखने हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या हुआ कि हमने ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करना है अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम ट्रांसमिट करके डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें एक वायर चाहिए, या फिर अगर हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, तो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एयर की जरूरत है, एटमॉस्फेयर। रेडियो सिग्नल्स वायरलेस कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं, तो वो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। अब इसकी टाइप्स देखो ट्रांसमिशन मीडियम की। वेरियस ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो दो कैटेगरीज में आप इनको डिवाइड कर सकते हो। एक वायर्ड मीडिया है, वायर्ड मीडिया से क्या होगा, गाइडेड ट्रांसमिशन होगी। और दूसरा वायरलेस मीडिया है, वायरलेस मीडिया में अनगाइडेड ट्रांसमिशन होगी। गाइडेड और अनगाइडेड का मतलब क्या हुआ कि गाइडेड ट्रांसमिशन वो होती है जिसमें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल की जो रूट होगा वो रूट डिफाइंड है, मतलब कि एक वायर है होगी उसमें, तो वायर के ऊपर ही सिग्नल प्रोपेगेट होगा और वो वायर जहां से जिस रूट से होकर जा रही है, जिस रास्ते से, वही रास्ता आपके सिग्नल का भी होगा। और वायरलेस मीडिया जो होगा वो अनगाइडेड ट्रांसमिशन होगा। वायरलेस मीडिया में जिसमें वायर की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर में ही आपका सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है। तो वो जो ट्रांसमिशन होगी वो अनगाइडेड ट्रांसमिशन है, वो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा वो सिग्नल। अब कॉपर वायर देखो, वायर्ड के अंदर सबसे पहले आएगी हमारे पास कॉपर वायर। प्राइमरी मीडियम टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, ये सबसे ज्यादा चलने वाला जो कंपोनेंट है कॉपर वायर, सबसे ज्यादा यूज होता है नेटवर्किंग के अंदर। वायर्ड कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा, वायर्स बनेंगे, कॉपर वायर का हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई, लो रेजिस्टेंस है इसका, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लो रेजिस्टेंस की वजह से ही हम इसको यूज करते हैं। सिग्नल कैन ट्रेवल फार्दर, तो जिससे लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि सिग्नल दूर तक आपका प्रोपेगेट हो जाएगा, लंबी दूरी तक जा सकता है बिना डैम्प हुए, बिना उसको सिग्नल का इंटेंसिटी लॉस हुए। फिर है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्ट करती है। इंटरफेरेंस क्या है, अनवांटेड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन द वायर कम्स नियर सम अदर वायर और अक्रॉस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इंटरफेरेंस क्या होगा कि आप अपना सिग्नल भेज रहे हो और वो सिग्नल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होगा वो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो वायर किसी दूसरे वायर के कांटेक्ट में आकर और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का अटैक आपकी वायर वाले सिग्नल पर हो जाएगा, जिससे कि इंटरफेरेंस हो जाएगी। अब इंटरफेरेंस से बचने का तरीका क्या है, पोजीशन ऑफ द वायर मैटर्स, मतलब कि आपकी वायर किस पोजीशन पे है दूसरी वायर के मुकाबले में, वो उससे इसका हल निकलेगा। वायर्स क्रॉसिंग एट राइट एंगल डू नॉट जनरेट करंट, तो जो वायर अगर 90 डिग्री पे वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं
तो उनसे फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट इंड्यूस नहीं होता। बट व्हेन टू वायर्स रन पैरेलल स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस अकर्स। तो लेकिन अगर दो वायर्स पैरेलल रन कर रही हैं तो उनमें फिर वो इलेक्ट्रॉन जो इंटरफेरेंस है वो इंड्यूस हो जाता है। इन नेटवर्किंग द वायर्स नॉर्मली रन पैरेलल टू ईच अदर। अब नेटवर्किंग में तो वायर्स पैरेलल ही रन करती हैं। आपकी दो वायर्स हैं, तीन वायर हैं, सारों इकट्ठी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं। सो इंटरफेरेंस इज ए सीरियस प्रॉब्लम। तो इसलिए इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम तो इसमें एग्जिस्ट करती ही है। अब इनके सोल्यूशन क्या हैं? अब देखो, इसमें तीन तरीके से हम इस इंटरफेरेंस को काबू करते हैं। एक तो है यूटीपी वायर यूज करके, एक कोएक्सियल वायर यूज करके, और एक एसटीपी। यूटीपी क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये टीपी है, बेसिकली ट्विस्टेड है, ट्विस्टिंग करनी है हमने केबल की, तो ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं उसको। यू तो अनशील्डेड के लिए बन गया और नीचे वाला एस जो है वो शील्डेड के लिए बन गया। तो शील्डेड और अनशील्डेड तो अभी बाद में समझा देता हूं मैं, पहले ट्विस्टिंग देखो, ट्विस्टिंग से क्या होगा। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको यूटीपी बोलते हैं, ये यूज्ड इन टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम में इसका यूज किया जाता था। टेलीफोन नेटवर्क तो कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत पहले से चल रहा है। तो द टू वायर्स आर ट्विस्टेड विद वन अनदर। तो इसमें दो वायर्स होती थी और उन दोनों वायरों को आपस में मरोड़ देते थे, एक दूसरे के ऊपर उनकी घुंडी बना लेते थे। ट्विस्टिंग चेंज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वायर्स। अब ट्विस्टिंग करने से क्या होगा कि जो एक वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो बदलता रहेगा। ट्विस्ट होने से उसकी डायरेक्शन, उसकी जो प्लेन है वो बदलता रहेगा। एंड द वायर्स बिकम सूटेबल टू रन पैरेलल टू ईच अदर। और इस तरीके से दोनों वायर्स सूटेबल हो जाएंगी आपस में इकट्ठी रन होने के लिए, इकट्ठी जाने के लिए। अच्छा, इसकी लो कॉस्ट है ट्विस्टिंग की, इजी टू इंस्टॉल है, एंड यूज्ड इन ऑफिशियल बिल्डिंग। ऑफिशियल बिल्डिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ था, टेलीफोन वायरिंग में। ये देखो, ये इसकी फिगर है ट्विस्टिंग की। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये अनशील्डेड है, शील्डेड भी आगे बताऊंगा। प्रोटेक्ट्स द कॉपर वायर फ्रॉम फिजिकल डैमेज। ये आउटर जैकेट है। ये आउटर जैकेट के अंदर ये खूब सारे पेयर्स, वायर्स के 4 पेयर्स मौजूद हैं। एंड प्रोटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस। ट्विस्टिंग करने से क्या होगा कि ये जो ट्विस्टिंग करने से जो आपका वायर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इंडक्शन है, वो बच जाएगी, वो उनसे इसको सिग्नल को लॉस नहीं होगा। और ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेट्स वायर्स। अच्छा, कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन। ये तो प्लास्टिक इंसुलेशन है, मतलब कि इंडिविजुअल वायर्स को प्लास्टिक इंसुलेशन से, प्लास्टिक जैकेट से कवर कर रखे ताकि वो करंट आपस में स्पार्क ना हो। अगला, कोएक्सियल केबल। दिस इज अनदर टाइप ऑफ वायरिंग, आल्सो कॉल्ड कोएक्स। इसको कोएक्स भी बोलते हैं। यूज्ड इन होम केबल टीवी। ये जो आपके घर में केबल टीवी लगे हुए हैं, तो केबल टीवी में ऐसी ही वायर आपके इसमें आती है, टीवी में कनेक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ कॉपर। ये भी कॉपर की वायर है। मोर इफेक्टिव इन स्टॉपिंग द इंटरफेरेंस। ये जो कोएक्सियल केबल है, ये जो है आपकी ट्विस्टिंग वाली मेथड से ज्यादा इफेक्टिव है। इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग द टू वायर्स अराउंड ईच अदर, इसमें कैसे करते हैं कि दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट करने की बजाय द कोएक्स केबल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉपर वायर। इसमें सिर्फ एक ही कॉपर वायर होगी। एंड दिस इज सराउंडेड बाय ए हैवियर मेटल शील्ड। और लेकिन ये अपने चारों तरफ एक हैवी मेटल शील्ड से इसको कवर कर रखा होगा। द हैवियर मेटल शील्ड अराउंड द कॉपर वायर एक्ट लाइक ए जैकेट। तो ये जो हैवियर मेटल शील्ड है, उसका एक नेट है, एक जाल सा बना होता है, बुन रखा होगा उसके चारों तरफ। वो क्या करेगा, एक जैकेट की तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेगा। विच प्रोटेक्ट्स द इनर कॉपर वायर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो जो आपका हैवी मेटल की शील्ड है, वो उसको, अंदर वाली कॉपर वायर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाएगी। द हैवियर मेटल शील्ड एक्ट लाइक ए बैरियर। बैरियर की तरीके से काम करेगी। डज नॉट लेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास इन ईदर डायरेक्शन। अच्छा, ये दोनों तरीके से उसका बचाव कर रही है। मतलब कि जो वायर के अंदर, कॉपर के वायर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनको बाहर निकलने से भी रोकेगी,
और बाहर से अगर कोई इंटरफेरेंस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, उसको भी रोकेगी। सो इट इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक। तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ये देखो, ये होती है उसका एक फिगर दिखा रखी है। ये है आपका सेंट्रल कंडक्टर। फिर आया है क्या कोई? ये था। तो ये तो है कॉपर वायर स्ट्रेट। इसको आपने कवर कर दिया इंसुलेटर से। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है ये मेटेलिक शील्डिंग है। ये ऐसा जाल सा बना होगा इसके चारों तरफ, और ये उसके ऊपर उसकी आउटर जैकेट है। अब है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब ये जो शील्डिंग थी, ये फिर सोचा कि भाई ये जो इसको ट्विस्टिंग जो है ना, ट्विस्टेड पेयर में भी शील्डिंग करके देख लेते हैं। मतलब कि वायर्स को ट्विस्ट तो करेंगे ही, लेकिन उनको पहले शील्ड भी कर देंगे। मतलब कि दो शील्डेड वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हैव द फीचर्स ऑफ बोथ द टेक्निक्स। दोनों ही टेक्निक के फीचर मौजूद हैं। व्हेन वी शील्ड द इंडिविजुअल वायर विद ए नेट ऑफ हैवी मेटल, तो जब हम इंडिविजुअल वायर्स को हैवी मेटल के नेट से सराउंड कर देंगे, एंड आल्सो ट्विस्ट देम अराउंड, और उनको आपस में ट्विस्ट भी कर देंगे, देन वी गेट एसटीपी। तो वो होगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है। This type of extra shielding is provided to the wires in a network when they need to pass through some strong electric or magnetic field. तो ये दोनों टाइप का जो प्रोटेक्शन है, ये कहाँ यूज करते हैं? उन जगहों पर यूज करते हैं जहां से आपकी इलेक्ट्रिक, ये जो आपकी नेटवर्क की केबल है, वो क्रॉस हो रही है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से। वहां पर हम एसटीपी का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? सुन रहे हो क्या? मुझे बोलो कोई बच्चा। यस सर। हाँ, समझ में भी आ रहा है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, मैं आपको ये यस कह सर। रहा हूँ, हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरीके से कुछ समझ में ना आए, तो आप मेरे को अपना माइक ऑन करके तभी टोक देना, तभी बोल देना कि जी हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, अगर स्पीड फास्ट है मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो, आवाज़ आ नहीं रही हो, किसी भी टाइप को आपको प्रॉब्लम हो, तो आप बेटा उसमें मुझे बोल देना। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अब ये देखो डायग्राम, देखो कौन सा है। ये डायग्राम क्या है? ट्विस्टिंग भी है और शील्डिंग भी है। तो ये तो है टिंड कॉपर, ये है ब्रेडिंग, ये तो आउटर शील्ड है। इसके बाद ये जो इंडिविजुअल हैं ट्विस्ट करी हुई केबल पेयर्स, इनके ऊपर भी शील्डिंग है। ये तो है कॉपर वायर, ये सेपरेटर हो गया, और ये इंसुलेटर हो गया, और ये पॉलिस्टर फिन हो गई, ये ड्रेन वायर हो गई। चलो, ओवरऑल एल्युमिनियम फॉइल शील्ड, ये ओवरऑल एल्युमिनियम फॉइल शील्ड है। अब दूसरा तरीका है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का। ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज कर रहे थे, जो कि ट्रांसमिट कर रहे थे, जो कि हमारा कॉपर वायर का यूज कर रहे थे। कॉपर वायर की मदद से हम ट्रांसमिशन देख रहे थे। अब ऑप्टिकल जो ट्रांसमिशन है, वो किसके थ्रू होगी? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होगी। अनदर टेक्निक टू ट्रांसफर डाटा। अब ये एक दूसरी टेक्निक है डाटा ट्रांसफर करने की। लाइट रे passes थ्रू वेरी थिन ग्लास पाइप्स कॉल्ड एज फाइबर्स। तो इसमें लाइट रे पास करवाते हैं हम। दीज वेरी थिन ग्लास ट्यूब्स आर पैक्ड इन ए प्लास्टिक जैकेट। ये प्लास्टिक जैकेट के अंदर इनको पैक कर देते हैं। विच कैन बेंड द ग्लास फाइबर विदाउट ब्रेकिंग देम। जो कि वो ऐसा होता है कि किसी सर्टेन एंगल तक उनको बेंड कर सकता है। वो जो ग्लास के फाइबर्स हैं, छोटी छोटी पाइप्स हैं जो ग्लास की। At the transmission end, an LED or a laser is used to send the pulses of light in the fiber. तो ट्रांसमिशन एंड पे उनके अंदर से जो फाइबर हैं, जो आपकी
पाइप्स हैं, ग्लास पाइप्स, उनके अंदर से हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, इमिट करते हैं, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते होते डेस्टिनेशन एंड तक पहुंच जाती है। बेनिफिट देखो क्या है इसके। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है ये। एट द रिसीविंग एंड ए लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर इज यूज टू रिसीव द डाटा, तो रिसीविंग एंड पे एक लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर लगा रखा होता है जो कि लाइट के सिग्नल को रिसीव करता है। द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर कॉपर वायर इज दैट दीज आर फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अब सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से फ्री है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। वो चाहे जैसा मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फाइबर के अंदर से जो इलेक्ट्रिक रे, जो आपकी ऑप्टिकल या लाइट रेज हैं, वो लाइट रेज बिना अफेक्ट हुए ट्रांसमिट हो जाएंगी। मोर ओवर द लाइट कैन ट्रेवल मच ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर इट डैम्प्स। दूसरा फायदा क्या हुआ कि लाइट जो है वो डैम्प होने से पहले, कमजोर होने से पहले लाइट का जो सिग्नल है वो बहुत दूरी तक ट्रेवल कर लेगा। कॉपर में तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल था वो थोड़ी दूर तक जाकर ही डैम्प हो जाता था, उसको फिर मैग्नीफाई करना पड़ता था, एम्पलीफाई करना पड़ता था। लेकिन लाइट जो है वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक बिना कमजोर पड़े ट्रेवल कर सकती है। डिसएडवांटेज देखो, द लाइट रे कैन बी एनकोडेड विद ए मोर डाटा देन एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। अच्छा, ये तो अभी एडवांटेज ही चल रहे हैं भैया। द लाइट रे कैन बी एनकोडेड विद मोर डाटा देन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल पे जितना डाटा अपलोड कर सकते हो उससे ज्यादा डाटा लाइट रे पर लोड हो जाएगा। सो फाइबर ऑप्टिक रिजल्ट्स इन हायर थ्रूपुट, तो फाइबर ऑप्टिक में जो उसका थ्रूपुट है वो ज्यादा होगा। इट डज नॉट रिक्वायर ए पेयर ऑफ फाइबर्स टू टेक डाटा एज इज नीडेड इन केस ऑफ कॉपर वायर। हाँ, ये देखो कि जो आप कॉपर वायर का अगर यूज करते थे ना, तो आपको दो वायर यूज करनी पड़ती थी कॉपर की। एक कॉपर वायर पे सिग्नल जाता था और दूसरी वायर ग्राउंड वायर के तौर पे, ग्राउंड लेवल के तौर पे यूज होती थी, मतलब वो उसको न्यूट्रल वाला काम करती थी। तो कॉपर वायर पे सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक पेयर ऑफ कॉपर वायर यूज करना पड़ता था। लेकिन फाइबर में ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई आपको दो फाइबर लगाने पड़ेंगे, तो एक फाइबर पे ही आपका सारा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। ये बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है कॉपर के मुकाबले में, ध्यान रख लेना इसको। अच्छा, अब डिसएडवांटेज देखो। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर स्पेशल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन। अब इसकी इंस्टॉलेशन आसान नहीं है फाइबर की, इसके लिए बड़े स्पेशल जो है ना इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सोफिस्टिकेटेड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी अलाइनमेंट वगैरह करके और वो कॉपर का, इसका फाइबर का सेटअप तैयार करते हैं। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एनी ब्रेकेज ऑफ फाइबर। अब मान लो आप वो फाइबर ले आए जी, केबल ले आए, अब वो केबल मान लो बीच में है तो वो ग्लास ही, मान लो वो ग्लास बीच में से क्रैक हो गया, टूट गया, तो बाहर से तो पता लगेगा ही नहीं। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भाई उस वायर में वो ब्रेकेज कहाँ हुई है, ऐसे देखने से बाहर से पता लगता नहीं है। डिफिकल्ट टू रिपेयर द ब्रोकन फाइबर। अब वो बाहर से पता ही नहीं लगेगा कि भाई वो टूटा कहाँ से है, तो भाई वो उसको रिपेयर करना भी मुश्किल है। अच्छा, फिर देखो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये अनगाइडेड है। अनगाइडेड का मतलब इसमें कोई वायर यूज नहीं हो रही, बिना वायर के ही ट्रांसमिशन हो रही जा रही है। तो एनेबल्ड वायरलेस ट्रांसमिशन, ये वायरलेस ट्रांसमिशन में ही ये अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम यूज होगा। द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। इसमें जो ट्रांसमिशन का मीडियम है वो क्या होगा? एयर होगी, या एटमोसफियर कह लो उसको। द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन आर डन विद द हेल्प ऑफ एन एंटीना। तो इसमें जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन है वो एक एंटीना की मदद से किए जाएंगे। इसमें दो टाइप हैं, यूनिडायरेक्शनल एंड ओमनी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा कि जो सिग्नल है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही उसको भेजा जाएगा,
और ओमनी डायरेक्शन का मतलब चारों दिशाओं में वो सिग्नल फैल रहा है। फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम और स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये यूनिडायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल बताया है कि यूनिडायरेक्शनल में तो क्या होगा, फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम होगी एक, और ओमनी डायरेक्शनल में वो स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी रेंज देखो, फोकस कैन बी मेड विद ए बीम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये जो यूनिडायरेक्शनल में था कि अभी यूनिडायरेक्शनल में एक ही डायरेक्शन में आप बीम भेज सकते हो, तो उस बीम की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। कितनी हाई? 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये माइक्रोवेव वाली कैटेगरी के अंडर आ जाएगी ये फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाले देख लो, फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज 30 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। अब 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, उनकी जो वेव्स होंगी यूज्ड फॉर ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, उनका यूज ओमनी डायरेक्शनल सभी डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट होंगे। कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट रेडियो रेंज, इसको ब्रॉडकास्ट रेडियो रेंज बोलते हैं। ऊपर वाली को माइक्रोवेव बोलते थे। तीसरी देखो, थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 3 × 10 की 11 टू 2 × 10 की 14 हर्ट्ज। ये इंफ्रारेड की रेंज है, यूज्ड इन लोकल विद इन ए रूम कम्युनिकेशन। ये एक रूम के अंदर की कम्युनिकेशन में इस फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। अब एंटीना देखो इसके कैसे होंगे। द एंटीना यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में वेरी इन साइज डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज। तो वो कितने साइज का सिग्नल होगा, कैसी शेप होगी, तो वो जो है उसके यूज पर डिपेंड करेगा। द एंटीना यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल several miles across a town or a 2-meter metal pole mounted vertically on the top of a building। क्या कह रहा है, एंटीना used to transmit and receive the signal several miles across a town। अब कई मील लंबे तक आपने ट्रांसमिशन करनी है, तो उस ट्रांसमिशन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 मीटर लंबा पोल वर्टिकली सीधा खड़ा करना पड़ेगा किसी बिल्डिंग के टॉप पर। और तीसरा क्या है, और दीज में भी सो स्मॉल, ये इतने छोटे भी हो सकते हैं, टू फिट इन ए लैपटॉप, के एक लैपटॉप के अंदर फिट हो जाए, बट विद द रेंज विद इन ए बिल्डिंग। लेकिन उनकी रेंज कितनी होगी, एक बिल्डिंग के अंदर तक की ही रेंज होगी उनकी। अब सैटेलाइट्स देखो, द लिमिटेशन ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन इज दैट इट डज नॉट बेंड अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो रेडियो ट्रांसमिशन कर रहे हो, इनकी समस्या ये है कि अर्थ तो हमारी धरती तो गोल है, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाके वो धरती तो मतलब कि बेंड हो जाएगी, नीची हो जाएगी, लेकिन जो सिग्नल छोड़ा है वो ऐसे सीधा निकल जाएगा, टेंजेंशियली निकल जाएगा। तो सो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन द सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में अब आपके एंटीना तो काम आएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। ये सैटेलाइट इज इक्विप्ड विद ए ट्रांसपोंडर। तो एक सैटेलाइट में क्या होगा, एक ट्रांसपोंडर लगा होगा, विच इज सिंपली ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ रेडियो सिग्नल। ट्रांसपोंडर क्या होता है, बस एक वो ट्रांसमीटर और रिसीवर ही है। वर्किंग देखो कैसे करते हैं। ए ग्राउंड स्टेशन ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल टू द सैटेलाइट। The transponder on the satellite receive the incoming signal, amplifies it, and then transmit back on the earth, but to a far off receiver। Satellite is fitted with many transponders that provide the communication service। अब सैटेलाइट तो भाई बहुत महंगा है। अब अगर आप सोचो भाई एक सैटेलाइट पे एक ट्रांसपोंडर लगाओगे, तो वो तो एक ही कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि सैटेलाइट पे बहुत सारे ट्रांसपोंडर लगा के रखते हैं, और वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे अपना अपना काम करते हैं, रेडियो सिग्नल रिसीव करते हैं, उनको मैग्नीफाई करके एम्पलीफाई करके, और फिर उसको टारगेट डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी है, लो अर्थ ऑर्बिट है, और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एरे है। ये थोड़ा सा समझने वाला है। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सैटेलाइट जो धरती से अगर आप उसको देखो तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो एक ही जगह पे आपको
खड़ा हुआ दिखाई देगा वो जियो स्टेशनरी है। स्टेशनरी जियो धरती के मुकाबले में उसकी लोकेशन फिक्स है ऊपर आकाश में, तो वो तो हो गया जियो स्टेशनरी। अब जियो स्टेशनरी को यूज करना बड़ा आसान है भाई, आप उसको एंगल बना के और उस तक अपना डाटा ट्रांसमिट करो और वो फिर आगे एंगल बना के और डेस्टिनेशन पे उसको वापस ट्रांसमिट कर देगा। तो जियो स्टेशनरी में उसकी सेटिंग करना रोज रोज चेंज करने वाला काम नहीं होता। अब लो अर्थ ऑर्बिट ऐसे सैटेलाइट जो धरती के नजदीक हैं, उनकी समस्या क्या है कि उनको वो एक ही जगह पे स्टेशनरी नहीं रह सकते। उनकी स्पीड धरती के रोटेशन करने की स्पीड से, रिवॉल्व करने की स्पीड से ज़्यादा है, तो वो जल्दी ही अपनी पोजीशन, मतलब कि फास्ट स्पीड से चलते हैं और अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। तो अगर वो ऐसे पोजीशन बदलते रहेंगे तो फिर हम उसको भाई कैसे यूज करेंगे। एक तरह से वो मिरर वाला ही काम करते हैं ना सैटेलाइट, भाई आप एक रे भेज रहे हो ऊपर, मिरर पे लगेगी वो और वो वापस आ जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। तो लेकिन अगर वो मिरर की लोकेशन बदलती जा रही है तो इसका मतलब आपको भी बार बार सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि आपको उसको करने का तरीका क्या है कि फिर वो एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट एक नहीं होगा सैटेलाइट, उनका एक एरे होगा। और वो एरे जो है वो एक सैटेलाइट गया और दूसरा सैटेलाइट उसकी पोजीशन पे आ गया, इस तरीके से उनका एक एलईओ सैटेलाइट्स का एरे आपकी कम्युनिकेशन की जरूरत को पूरा कर देगा। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, 36,000 किलोमीटर दूर होगा उसका डिस्टेंस दिखा रखा है ये। और ये एलईओ का एरे है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सैटेलाइट दिखा रखे हैं इसमें। इन्होंने पूरी धरती कवर कर रखी है और ये तेज स्पीड से घूमते हैं। एक अगर जाएगा तो दूसरा उसकी जगह पर पीछे से आ जाएगा। और ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक ऑर्बिट के इसके पास, सैटेलाइट के पास जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया और वो दूसरी जगह जाना है, देखो कैसे हो रहा है। ये नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, ये इसने यहां से इसको सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा कि अपने छोटे भाई सैटेलाइट को वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वो फिर आगे दूसरे को करेगा, और जब वो डेस्टिनेशन आ जाएगी तो वो फिर बस हो गया। ठीक है।